नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से बायोलॉजी विषय पे चर्चा कर रहे थे और बायोलॉजी विषय में स्पेशल हम लोग जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी के तहत डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने एक फेज को कवर कर दिया था आहार नाल के बारे में और दूसरी फेज पे हम चल रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बता रहा था, पाचन ग्रंथियों के बारे में। तो जो पाचन ग्रंथियां मैं बता रहा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, उसमें कुछ बात हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे की बातचीत पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों की क्लास किस चीज पे होगी। तो वैसे हमने हर वीडियो में आपको बना के दिखाया ही है, तो यहाँ फिर मैं एक बार कोशिश करता आपको फिगर देने का। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में मुंह के बाद हम लोग क्या देखे, ग्रास नलिका को, माउथ लिया, माउथ के बाद ग्रास नलिका, ग्रास नलिका के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में, और अमाशय के बाद हम लोगों ने देखा था गॉल ब्लैडर्स के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ लीवर रख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पेनक्रियाज को रख लेते हैं। उसके नीचे हम लोग देखते हैं अपने स्मॉल इंटेस्टाइन को, छोटी आंत को, और छोटी आंत के बाद हम लोग फाइनली देखेंगे बड़ी आंत के बारे में। इन मुद्दों पे हम फिगर के माध्यम से आपको हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि आपको फिगर बना के दिखाई दूं कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं अभी। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हम लोग टॉपिक पे बातचीत करते हैं। नाम हमने भरा था, नाम आप लोगों को पता भी होगा, नाम पता होगा कौन कौन से अंग क्या क्या हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, माउथ, मुंह। ये हम लोगों ने क्या देखा था, ग्रास नलिका, ग्रास नलिका। यहाँ हम लोगों ने देखा था अमाशय, स्टमक। ये था हम लोगों का डायफ्राम, डायफ्राम। यहाँ हम लोगों ने देखा था पेनक्रियाज, अग्नाशय। ये हम लोगों ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। और यहाँ हम लोगों ने ये देखा हिस्सा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। यहाँ हम लोगों ने एनस के बारे में देखा, एनस। और ये हम लोगों ने देखा था अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स। यहाँ हम लोगों ने देखा था लीवर, यकृति। ये था पेनक्रियाज, सॉरी गॉल ब्लैडर, पित्ताशय, पित्ताशय। पित्ताशय को हम लोग इधर कर लेते हैं, ये है हम लोगों का पित्ताशय। ठीक, ऐसा कुछ फिगर हमने आपको बताया था, ऐसा कुछ फिगर हमने आपको बताया था इसके पहले वाली क्लास में। जितनी भी क्लास मैंने लिया उसमें ये बताया था। सीधे हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं छोटी आंत में, वो छोटी आंत में हम लोगों का जो आज का टॉपिक चलेगा वो चलेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हमने आपको बता दिया मुंह में पाचन कैसे होता है। फिर मैंने बता दिया ग्रास नलिका में कोई पाचन नहीं होता भोजन का। फिर भोजन मेरा ग्रास नलिका से जाता है स्टमक के पास, तो मैंने बता दिया स्टमक में पाचन कैसे होता है। अब स्टमक से हमारा भोजन कहाँ चलेगा, सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में चल रहा है, छोटी आंत में चल रहा है। तो आज हम लोगों की जो बातचीत होगी वो होगी छोटी आंत में भोजन के पाचन को लेकर, यानी हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत में कैसे पच रहा है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो चलेगा छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में
पाचन, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे छोटे आंत में पाचन के बारे में। तो जरा गौर करिएगा, यहाँ बहुत समझने वाली बात है, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही समझने वाली बात है। जैसे हमारा खाना मुंह से ग्रास नलिका में गया, ग्रास नलिका से स्टमक में आया, स्टमक से छोटी आंत में आया, तो छोटी आंत में जैसे भोजन आता है तो भोजन को पचाने के लिए 3 जगहों से एंजाइम काम करते हैं। यानी एक शरीर से विशेष प्रकार का द्रव छोड़ा जाता है, लिक्विड छोड़ा जाता है, और वो लिक्विड जो होता है वो स्पेशल भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत में काम करता है। अब हम लोगों को जानना है वो लिक्विड कहाँ कहाँ से आता है। एक आता है अग्नाशय से चल करके, पेनक्रियाज से चल के आता है छोटी आंत में, जिसको हम लोग कहते हैं पेनक्रियाज जूस। दूसरा आता है यहाँ पित्ताशय से चल के आएगा, पित्ताशय से चल के आता है और आकर के छोटी आंत में भोजन को पचाता है, इसको हम लोग कहते हैं पित्त रस। और एक होता है जो छोटी आंत के ऑलरेडी इलियम वाले फेज से निकलता है, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। ये 3 पार्ट में मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, छोटी आंत के 3 पार्ट। तो जो तीसरा फेज मैंने इलियम का बताया, ये हिस्सा इलियम वाला यहाँ तक, ये हिस्सा जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ से छोटी आंत का रस निकलता है और छोटी आंत का रस भोजन को पचाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी आंत में जैसे भोजन आता है, छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए 3 तरह के विशेष 3 प्रकार के द्रव निकलते हैं जो एंजाइम की भांति छोटी आंत में काम करते हैं। वो 3 प्रकार के विशेष एंजाइम कौन से हैं, या कह सकते हैं वो 3 प्रकार के छोड़े हुए द्रव कौन से हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो छोटी आंत में जैसे भोजन आता है तो पहला कौन सा रस निकल रहा है, अग्नाशय से निकल के आता है, अग्नाशय से निकल के आता है जिसको हम लोग कहते हैं अग्नाशय रस। एक आएगा अग्नाशय रस। दूसरा कहां से चल के आएगा, यहाँ से एक चल के आता है अग्नाशय से, और ये छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में भोजन को क्या करेगा, पचाएगा। ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ से चल के आता है पित्ताशय से, और पित्ताशय से चल के आएगा यहीं पर और ये भोजन को पचाएगा। और तीसरा देखेंगे ऑलरेडी छोटी आंत का ही निकाला हुआ एक रस होता है। तो पहला हम लोग देखेंगे अग्नाशय रस, दूसरा हम लोग देखेंगे पित्त रस के बारे में जानेंगे, और तीसरा हम लोग देखेंगे छोटी आंत का रस, छोटी आंत का रस। ये तीनों साहब कहाँ से आते हैं, जरा इनके बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। जो अग्नाशय रस निकलता है ये कहाँ से निकल रहा है, तो हम कहेंगे अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय से, पेनक्रियाज से निकलता है। जो पित्त रस निकलता है कहाँ से निकलता है, तो कहेंगे ये पित्ताशय से निकलता है, गॉल ब्लैडर से निकलता है। और जो तीसरा जो है छोटी आंत का रस, ये कहाँ से निकलता है, तो स्पेशल हम कहेंगे छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से से निकलता है, छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से से निकलता है। यानी कि इलियम में जो बुनर्स ग्रंथि पाई जाती है, बुनर्स ग्रंथि, उसी बुनर्स ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको छोटी आंत का रस या जठर रस कहते हैं। तो ये छोटी आंत से निकलने वाले रस है। ये तीनों रस क्या करते हैं, तीनों जगह से निकलने वाले ये तीनों रस छोटी आंत में आते हैं और छोटी आंत में भोजन को पचाने का काम शुरू करते हैं। हम लोगों को देखना है एक एक के बारे में, तीनों के बारे में अगर पढ़ लिया जाए, अग्नाशय रस के बारे में पढ़ लिया जाए, पित्ताशय रस के बारे में पढ़ लिया जाए और छोटी आंत के बारे में पढ़ लिया जाए, पचाने की क्रिया, तो हमें लग रहा है कि भोजन छोटी आंत में पच चुका, भोजन छोटी आंत में पच चुका। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले अग्नाशय रस के बारे में। बात समझिएगा, थोड़ा समझने वाली बात है। हम अभी क्या कहें, हमारा जो भोजन है मुंह में पच गया, ग्रास नलिका में नहीं पचता है भाई, अमाशय में आया पच गया, बता दिया मैंने। अमाशय से सीधे भोजन चला आता है छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन पचता है, लेकिन जैसे छोटी आंत में भोजन आता है तो भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय से चलते हैं अग्नाशय रस,
पित्ताशय से चलते हैं पित्तरस, और स्पेशल छोटी आंत के इलियम वाले हिस्से से में बुनर्स ग्रंथि पाई जाती है। उस बुनर्स ग्रंथि से निकलता है जठर रस, या कह सकते हैं छोटी आंत का रस। ये भोजन को पचाते हैं, ये भोजन को पचाते हैं। तो एक एक करके अगर तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें लग रहा है छोटी आंत में भोजन के पचाने की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तो एक एक करके हम बताने चल रहे हैं। पहले हम बातचीत कर रहे हैं आप लोगों के समक्ष अग्नाशय रस के बारे में। पहले हम लोग देखते हैं अग्नाशय रस के बारे में क्या है अग्नाशय रस। तो यहाँ सारी बातों को ऐसे नोट करते चलिएगा। सबसे पहली बात तो ये जानना है अग्नाशय रस के बारे में कि ये अग्नाशय जो है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों को छोड़ता है। अग्नाशय जो है वो एंजाइम और हार्मोन दोनों को छोड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अग्नाशय जो होगा वो मिश्रित ग्रंथि होगा, क्योंकि ग्लैंड्स पढ़ाने से पहले, ठीक इसके पहले वाली वीडियो में देखिएगा, मैंने बताया ग्लैंड्स जो है वो एक बाह्य स्रावित ग्रंथि के बारे में बताया, एक अंतः स्रावित ग्रंथि के बारे में बताया, और एक हमने बताया था मिश्रित ग्रंथि के बारे में। बाह्य स्रावित ग्रंथि मैंने बताया एंजाइम का स्रावन करता है, अंतः स्रावित ग्रंथि मैंने बताया था हार्मोन को छोड़ रहा है, और मिश्रित ग्रंथियां जो थी वो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करते थे। तो जो मेरा अग्नाशय है ये एंजाइम भी छोड़ता है और हार्मोन भी छोड़ता है। पहली बात इसकी ये जानना है कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन करता है। इसके अलावा ये जानना है कि अग्नाशय जो है ये क्षारीय प्रकृति का, अग्नाशय जो रस निकल रहा है यहाँ से वो क्षारीय प्रकृति का होता है, अम्लीय नहीं होता, क्षारीय प्रकृति का होता है। और तीसरी बात ये जानना है कि जो अग्नाशय रस निकलता है वो अग्नाशय ग्लैंड से निकलता है। तो तीन बातें इसमें क्या क्या हम लोग जानेंगे। सबसे पहला तो ये जानेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। सबसे पहली बात इसमें हम लोग लिखेंगे अग्नाशय रस के बारे में कि यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है, ग्रंथि से निकलता है। दूसरी बात इसमें हम लोगों को ये जानना है कि यह क्षारीय प्रकृति का होता है, यह क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर तीसरी बात इसमें हम लोगों को ये जानना है कि अग्नाशय जो है ये अग्नाशय एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन कर रहा है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि है। तो तीसरी बात हम लोगों को ये जानना है कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे अग्नाशय क्या है, तो कहेंगे मिश्रित ग्रंथि है। यहां हम लोग लिख लेते हैं मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम भी छोड़ रहा है और हार्मोन भी छोड़ रहा है। अब ये मिश्रित ग्रंथि है तो कौन कौन से एंजाइम छोड़ता है और कौन कौन से हार्मोन को छोड़ता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा एंजाइम छोड़ता है और कौन कौन सा हार्मोन छोड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि यानी कि अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय रस के बारे में। और देखते हैं एक तरफ ये क्या छोड़ रहे हैं साहब, एक तरफ छोड़ रहे हैं, एक तरफ ये एंजाइम का स्रावन करेंगे और दूसरे तरफ क्या करेंगे, हार्मोन का स्रावन करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिए, इतनी बातों को लिख लीजिए, क्योंकि मैं चार्ट बनाऊंगा, थोड़ा लंबा जगह चाहिए, इसलिए इरेज करना हमें जरूरी है, नहीं तो यहाँ चीजें अच्छे से नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन बातों को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। इन बातों को आप नोट कर लीजिए। हम लोग यहाँ देखते हैं अग्नाशय रस में ये क्या क्या छोड़ रहा है। अभी मैंने बताया कि अग्नाशय रस जो है ये एंजाइम भी छोड़ता है और हार्मोन भी छोड़ता है। तो एंजाइम जो छोड़ता है वो कहां से छोड़ता है, तो इसके दो पार्ट करिएगा। एक तरफ लिखिएगा एसिनी, एक तरफ लिखिएगा एसिनी, अभी मैं बता रहा हूं ये क्या है एसिनी, और दूसरी तरफ लिखिएगा आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस,
लैंगर हैंस। एसनी क्या है और आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, ये क्या है? तो जो एसनी है, ये एसनी एंजाइम का स्रावन करता है, यानी अग्नाशय रस से जो एंजाइम निकलना, वो एंजाइम कहां से निकलना? तो कहेंगे एसनी से निकलना। यानी कि एक बात ये हमें यहाँ लिखना है कि एसनी जो होता है वो एंजाइम का स्रावन करता है, यानी कि कहेंगे इससे एंजाइम का स्रावन होता है, इससे एंजाइम का स्रावन होता है। और जो आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है, इससे क्या होता है? तो यहाँ लिखेंगे इससे हार्मोन का स्रावन होता है, यानी हार्मोन यहाँ से निकलता है, स्रावन होता है। अभी हमारी बातों को आप शायद समझ पाते होंगे। छोटी आंत में 3 तरह के रस जा रहे हैं, अग्नाशय रस, पित्त रस और छोटी आंत का रस। तो अभी मैं अग्नाशय रस के बारे में बता रहा हूँ। एक तरफ एसनी लिखा, एक तरफ आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। एसनी जो है अग्नाशय ग्रंथि के एसनी से एंजाइम का स्रावन किया जाता है, और अग्नाशय ग्रंथि के आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस से हार्मोन का स्रावन किया जाता है। और एंजाइम और हार्मोन ये दोनों अग्नाशय से निकलते हैं, इसलिए अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ये एंजाइम जो छोड़ता है, ये एंजाइम कहाँ कहाँ काम करते हैं और कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो उन एंजाइमों के बारे में हम लोगों को नाम देना जरूरी होगा, उन एंजाइमों के बारे में। तो ये क्या 3 तरह के एंजाइम छोड़ रहा है, तो तीनों का नाम हम लोग लिख लेंगे। पहला जो एंजाइम का स्रावन करता है वो करता है ट्रिप्सिन। पहला एक एंजाइम जो निकलता है वो निकलता है ट्रिप्सिन, ये नाम याद रखिएगा सब, ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम जो निकालेगा वो है लाइपेज, और तीसरा जो एंजाइम निकालेगा वो है माल्टोज सुक्रोज। यही लिख लेते हैं हम लोग, नीचे लिख लेते हैं। तीसरे का माल्टोज लिखेंगे, सुक्रोज लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे लैक्टोज। तो हम इसको कर देते हैं, ट्रिप्सिन को पहला, लाइपेज को दूसरा, और ये बातें तीनों को तीसरा कर देते हैं। और ये तीनों साहब क्या करते हैं? जो एसनी से एंजाइम निकलने, तीनों क्या करते हैं? भोजन में आए हुए जितने सारे प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? तो कहेंगे ट्रिप्सिन करता है, यानी कि कहेंगे प्रोटीन का ये पाचन करता है। भोजन में आए हुए जितने सारे फैट होते हैं, वसा होते हैं, उन वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज एंजाइम करता है। तो लाइपेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है। और भोजन में आए हुए जितने सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसको पचाने का काम कौन कर रहा है? तो कहेंगे माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टोज, यानी कि ये क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। इतनी बातों को आप समझिएगा। और इतनी काम करने की वजह से भोजन में मैंने बताया था भोजन क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था भोजन के बारे में कि भोजन क्या होता है। तो मैं बताया था भोजन के एक मुख्य घटक होते हैं जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और फिर मैंने बताया था प्रोटीन मिलता है और वसा। ये 3 चीज, दुनिया का कौनो भी चीज खाएंगे मुख्य रूप से ये 3 चीज खाएंगे। और गौण घटक के रूप में कौन कौन होते हैं? या तो खनिज होगा, मिनरल्स, या तो वाटर होगा, पानी, या तो विटामिन होंगे, ये मुख्य घटक है हमारे। अब मुख्य घटक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ट्रिप्सिन क्या कर रहा? प्रोटीन को पचा दिया, ये पच गया। लाइपेज क्या कर रहा? वसा को पचा रहा है, ये भी पच गया। माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचा रहे हैं, ये भी पच गया। यानी भोजन के सारे मुख्य अवयव पच गए। यही कारण है कि सब अवयव को पचाने के कारण ही इस अग्नाशय को क्या कहते हैं? पूर्ण रस की संज्ञा देते हैं। पूर्ण रस का मतलब ये होता है कि भोजन में आए हुए जितने सारे तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट मुख्य तत्व, उन सारे तत्वों का पाचन किया जा रहा हो। तो एसिनी से निकलने वाला जो एंजाइम है, अग्नाशय ग्रंथि से जो निकल रहा है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रेज, लैक्टोज, ये भोजन के तीनों अवयव को पचा रहे हैं, प्रोटीन को भी पचा रहे हैं,
वसा को भी पचा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को भी पचा रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ हम नोट करके एक बात लिख लेंगे, नोट करके, कि इसे पूर्ण रस की संज्ञा दी जाती है। कोई आपसे पूछेगा पूर्ण रस की संज्ञा क्या है? पूर्ण रस की संज्ञा दी जाती है। कोई आपसे पूछता है पूर्ण रस क्या है, तो कहिएगा भोजन के तीनों मुख्य घटक जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, उसी का पाचन ही पूर्ण रस की संज्ञा कहलाते हैं। अब हम लोग आते हैं हार्मोन की तरफ। एंजाइम हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग कहाँ आते हैं? हार्मोन के पास आते हैं और देखते हैं कि अग्नाशय रस जो निकल रहा है, अग्नाशय रस जो निकल रहा है वो या एंजाइम और हार्मोन दोनों लेकर के आ रहा है। एंजाइम लेके आया, उसके बारे में तो मैंने देख लिया। अब हार्मोन लेकर के आ रहा है, तो ये कौन कौन से हार्मोन लेके आ रहा है, इसके बारे में जानना हम लोगों को जरूरी है। तो ये दो तरह के साहब हार्मोन लेके चलते हैं। पहला इनका जो हार्मोन आता है, एक हार्मोन जो लेके चल रहे हैं इंसुलिन लेके चल रहे हैं, इंसुलिन, और दूसरा जो लेके चल रहे हैं ग्लूकेगान लेकर चल रहे हैं। तो क्या होता है इंसुलिन और क्या होता है ग्लूकेगान, ये बात समझना और परीक्षा के लिए जरूरी है। तो मैं अब बताने चल रहा हूँ आपको इंसुलिन के बारे में और ग्लूकेगान के बारे में। आप लोग इतनी बातों को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, आप लोग कमेंट करके भी बताते रहिए हमें कि हमारी बताई हुई बातें किस हद तक समझ पा रहे हैं, क्या और सुधार की आवश्यकता है। मैंने आपको छोटी आंत से संबंधित अग्नाशय रस में एसिनी और आइसलैंड लैंगरहैंस के बारे में मैंने बताया, एंजाइम के बारे में बता दिया। अब हार्मोन के बारे में मैं बताने चल रहा हूँ इतनी बातों को। अब हार्मोन के बारे में बताऊंगा, पहले इंसुलिन, फिर मैं आपको बताता हूँ ग्लूकेगान के बारे में। नोट कर लीजिए इसे, मैं इरेज करता हूँ। हम लोग देखते हैं क्या होता है इंसुलिन। हम लोग बातचीत करेंगे इंसुलिन के बारे में। तो देख लेते हैं इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन क्या होता है जरा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, इंसुलिन से संबंधित सबसे पहली बात, जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन और ग्लूकेगान, बीटा सेल और अल्फा सेल का नाम सुना हमने। तो जो बीटा सेल होता है, इंसुलिन को ही कहा जाता है बीटा सेल। ये बीटा सेल है, बीटा सेल, इसको बीटा सेल। और ग्लूकेगान जो है अभी हम लोग उसको पढ़ते समय देखेंगे, उसको अल्फा सेल कहते हैं। तो क्या होता है इंसुलिन, जरा बातों को गौर से समझेंगे। इंसुलिन जो होता है, शरीर में जो इंसुलिन होता है, वो इंसुलिन हमारे शरीर में जो पाए जाते हैं रक्त, उन रक्त में उपस्थित ग्लूकोज की जो मात्रा होती है उसको कांस्टेंट रखता है। ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, उस ग्लूकोज की मात्रा को कांस्टेंट रखने का काम इंसुलिन करता है। क्लियर? इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को करता क्या है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा तो रक्त में उपस्थित जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उस पे अपना दबदबा बना लेता है, यानी ग्लूकोज को ही कंट्रोल कर लेता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब एक बात देखिएगा, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होगा। अगर शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कम बदलेगा। जब ग्लाइकोजन में कम बदलेगा ग्लूकोज, तो जो ग्लूकोज की मात्रा होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, शरीर में बढ़ने लगेगी। जब ग्लूकोज की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से रक्त गाढ़ा हो जाएगा, और जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा, तो रक्त गाढ़ा होकर के तेजी से दौड़ नहीं पाएगा। यही कारण है कि रक्त को तेजी से न दौड़ पाने के वजह से हमारे हार्ट पर प्रभाव पड़ेगा और हम हार्ट रोग से पीड़ित हो सकते हैं। हार्ट रोग से
हृदय रोग से हम पीड़ित हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? इंसुलिन क्या कर रहा है भाई? तो कहेंगे इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके ग्लूकोज की मात्रा को कांस्टेंट रखता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है शरीर में तो ग्लूकोज की मात्रा को कांस्टेंट रखने वाला चीज की ही कमी हो गई तो ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं आएगा। जब ग्लूकोज कंट्रोल में नहीं रहेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, परिणाम स्वरूप रक्त गाढ़ा हो जाएगा और रक्त जब गाढ़ा हो जाएगा तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो ब्लड तेजी से नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन तो पानी चलाया जा रहा है लेकिन पानी जब फेंक रहा है तो पानी जाने वाले जो पेटारे हैं वो पतले हैं, तो पेटारे में जब पानी पतले मात्रा में होने से कम जाएंगे तो प्रभाव इंजन को जरूर पड़ेगा। बस वही यहाँ होगा, जब हार्ट ब्लड को तेजी से फेंक रहा है तो ब्लड गाढ़ा होने के नाते तेजी से नहीं चलेंगे तो हार्ट रोग से आप पीड़ित हो सकते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या लिखना है, इसको लिखिएगा। सबसे पहली बात तो हम लोगों को ये लिखना है कि इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। दूसरी बात ये लिखिएगा, इंसुलिन मतलब यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरी बात हम लोगों को ये जानना है, ग्लूकोज की मात्रा को ये नियंत्रित कर रहा है, यानी कि तीसरी बात ये जानना है कि इंसुलिन की कमी से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होता है। कैसे वृद्धि होगा भाई? क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल कर रहा है ना। अब कंट्रोल करने वाला साधन में कम हो गया तो जो कंट्रोल हो रहा था वो तो बढ़ेगा ना, इंक्रीज करेगा। और जब वो इंक्रीज करेगा तो ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में जब ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो कई तरह के रोग होंगे। एक तो आपको हार्ट से समस्या हो जाएगा क्योंकि ब्लड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने पे तेजी से जाएंगे ना। दूसरी बात यह है, जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटीज मेलिटस की बीमारी होती है वो शरीर में इंसुलिन की कमी से ही होती है। इंसुलिन की कमी होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप डायबिटीज मेलिटस से आप पीड़ित हो जाएंगे। जिस डायबिटीज मेलिटस को शुगर रोग बोला जाता है। डायबिटीज मेलिटस यानी कि व्यक्ति शुगर रोग से पीड़ित हो गया। तो इंसुलिन की कमी से क्या होगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। परिणाम स्वरूप कई तरह के रोगों का शरीर में जन्म होता है। तो कौन कौन से रोग होंगे? एक तो हृदय संबंधित रोग होगा। हृदय संबंधित रोग में हम देख रहे हैं रोग क्या क्या हो रहा है इससे, तो रोग हम देख रहे हैं। रोग में एक तो हृदय संबंधित रोग होगा, हृदय संबंधित रोग होगा। दूसरा रोग क्या होगा? डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर का पेशेंट आप हो जाएंगे। एक और डायबिटीज आता है, दो तरह के डायबिटीज होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक डायबिटीज मेलिटस है, लेकिन अभी हम लोग एक और डायबिटीज के बारे में पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन यहाँ भी हम थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं। वो शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी से होता है वो रोग। एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से क्या होता है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं। एक तो डायबिटीज मेलिटस, ये इससे रोग होगा, लेकिन मैं अतिरिक्त एक डायबिटीज के बारे में बता रहा हूँ। अतिरिक्त बात है, इसको मैं इधर बता दे रहा हूँ। वो बीमारी होता है डायबिटीज, इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो इसको यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस हम लोगों को यही बात लिखना है, वो उसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आगे चर्चा करूंगा। डायबिटीज में
एंटीपीडस, डायबिटीज एंटीपीडस, ये क्या होता है रोग, जरा इसको समझ लीजिएगा। डायबिटीज दो तरह के होते हैं। एक डायबिटीज मेलिटस है जो शुगर रोग है, क्यों हो रहा है, इंसुलिन की कमी और ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि, परिणाम स्वरूप रक्त का जमाव, गाढ़ापन, हार्ट की भी समस्या, और आप शुगर के भी पेशेंट हो गए। और डिजीज चैप्टर पढ़ते समय हम सब बीमारियों को एक्सप्लेन भी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ बीमारियों को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बस चर्चा करेंगे। डायबिटीज एंटीपीडस क्या होता है जरा समझा देते हैं आपको। डायबिटीज एंटीपीडस जो होता है शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी से होता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है, हमारी जो मस्तिष्क है ना, तो मस्तिष्क में उपस्थित जो पीयूष ग्रंथि होता है, वो पीयूष ग्रंथि क्या करता है, एक हार्मोन छोड़ता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे, बस समझिएगा। ब्रेन की पीयूष, मस्तिष्क में उपस्थित पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को कहा जाता है एडीएच हार्मोन। जिस हार्मोन को क्या कहा जाता है, एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से इस हार्मोन को निकाल के ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड के रास्ते वो चला आता है, कहां पे, किडनी के पास चला आता है। और किडनी पे आता है तो किडनी पे आकर के क्या करता है, किडनी में जितना हमारा पानी, जो हमारा पानी है मूत्र त्याग करने वाला, उस पानी को क्या करता है, ऑब्जॉर्ब करता है। उस पानी को क्या करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा, यानी पानी को सोखने का काम करता है एडीएच हार्मोन। पानी को सोख लेगा और बचे हुए जब पानी होंगे, फिर ब्रेन के मैसेज के हिसाब से व्यक्ति क्या करता है, मूत्र त्याग करने चला जाता है। अब देखिए होता क्या है, जिस व्यक्ति के शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाता है, वो व्यक्ति के पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन तो निकला, लेकिन कम निकला, तो किडनी पे जाएगा तो किडनी के पानी को भी कम सोखेगा। जब किडनी के पानी को कम सोखेगा तो बार बार व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, मूत्र त्याग करने जाना पड़ेगा। जब बार बार व्यक्ति मूत्र त्याग करने जाएगा तो वो बार बार उसको मूत्र त्याग करने की जो बीमारी है, वही बीमारी डायबिटीज एंटीपीडस की कहलाती है। एक समय ऐसा आएगा कि वो जो हार्मोन होंगे बहुत कम हो जाएंगे और व्यक्ति कब मूत्र त्याग करेगा उसको पता भी नहीं रहेगा। तो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर समझ जाएगा कि इसके अंदर एडीएच हार्मोन की कमी हो चुकी है, ये व्यक्ति ऑलरेडी डायबिटीज एंटीपीडस का बीमार रोगी हो चुका है। तो डॉक्टर क्या करेगा, उसके जननांग में लगाएगा एक वो यंत्र लगाएगा और उससे क्या करेगा, नली के माध्यम से बड़ा सा एक लिफाफा लगा के नीचे लटका देगा। टहलते रहिए, जहां घूमना है घूमते रहिए और अपना मूत्र त्याग करते रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कब मूत्र त्याग कर रहा है उसको खुद नहीं पता। शाम को ले जाकर लिफाफा को फेंक दिया जाएगा, यानी दिन भर उसमें आप मूत्र त्याग करते रहे। तो डायबिटीज एंटीपीडस क्या है, आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज एंटीपीडस क्या है। एडीएच हार्मोन, ब्रेन की पीयूष ग्रंथि से निकलने वाली एडीएच हार्मोन, ये किडनी पे जाके काम करता है, किडनी के पानी को ऑब्जॉर्ब करता है। अगर इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो किडनी के पानी का ऑब्जॉर्बेशन कम कर देगा, तो किडनी में पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बार बार व्यक्ति मूत्र त्याग करने जाएगा और बार बार मूत्र त्याग करने जाएगा। एक समय ऐसा आएगा वो कम मूत्र त्याग किया उसको खुद नहीं पता चलेगा, यानी कि वो व्यक्ति डायबिटीज एंटीपीडस का रोगी हो चुका है। वो व्यक्ति डायबिटीज एंटीपीडस का रोगी हो चुका है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, लेकिन इसके बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा चाय पीता होगा, बहुत ज्यादा कॉफी पीता होगा, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता होगा या बहुत ज्यादा चॉकलेट का सेवन करता होगा, तो उस व्यक्ति के अंदर ये चीजों के सेवन करने से एडीएच हार्मोन कम होता जाएगा। यानी कि ये बात तय है, अगर वो अपने चाय, कॉफी, सिगरेट, चॉकलेट ऐसे चीजों के सेवन को ज्यादा करता चला जाएगा, तो निसंदेह जवानी खत्म होते स्टेज में वो डायबिटीज एंटीपीडस रोग का ग्रसित रोगी हो चुका रहेगा और वो व्यक्ति धीरे धीरे उसके अंदर एडीएच हार्मोन कम हो जाएंगे और वो मूत्र त्याग करने से पीड़ित हो जाएगा।
डॉक्टर के पास जाएगा, नली लगा के डॉक्टर गिराएगा पानी को, उसकी सारी जिंदगी की हुई जवानी की गलती समझ में आने लगेगी। इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है। तो हम लोग ये जाने अग्नाशय रस से संबंधित इंसुलिन के बारे में सारी जानकारी को। अभी हम लोग अग्नाशय रस को पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इंसुलिन के बाद एक और मैंने बताया था ग्लूकेगान के बारे में, यानी कि अल्फा सेल के बारे में। तो अल्फा सेल के बारे में कोई बहुत चीज नहीं जानना है। ये ग्लूकेगान क्या करता है, ये क्या करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कर रहा है। तो ये ग्लूकेगान क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। इतनी बात को आप याद रखिएगा अग्नाशय रस से संबंधित। अब हम चल रहे हैं, यहां से निकले हुए साहब आए, भोजन को पचाने में काम कर गए, मैंने बता दिया। एंजाइम आया, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, लैक्टोज और सुक्रोज के बारे में मैंने बता दिया। ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने में सहायता कर रहे हैं। फिर मैंने इंसुलिन के बारे में बता दिया और ग्लूकेगान, यानी कि कंप्लीट मैंने आपको अग्नाशय से संबंधित बातचीत को बता दिया। जो अग्नाशय से चलने वाले रस हैं ये भोजन को पचा है। अब हम बातचीत करने चल रहे हैं पित्ताशय से चलने वाले साहब लोगों के बारे में, जो भोजन को यहाँ पचाने का काम करेंगे। तो पित्ताशय से चलने वाले कौन साहब हैं, पित्त रस हैं। तो अब हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको पित्त रस के बारे में। इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग पित्त रस के बारे में। पित्त रस, पित्त रस के बारे में देखते हैं। अग्नाशय रस हमने बता दिया आपको। अब मैं बताने चल रहा हूं आपको पित्त रस के बारे में। तो पित्त रस क्या होता है, पित्त रस में जनरली देखा जाएगा तो यहाँ कोई एंजाइम वगैरह नहीं होता। जैसे यहाँ एंजाइम हार्मोन दोनों थे ना, पित्त रस से निकलने वाले जो जूसेज हैं उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। और पित्त रस जो होता है उसको दो रूपों में हम लोग बांट के पढ़ेंगे। तो इसमें एक क्या देख जानना है हम लोगों को कि पित्त रस जो है, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता। और दूसरी बात हम लोग जानेंगे, पित्त रस को दो भाग में बांट के हम बोले अभी बताएंगे। तो दूसरी बात हम लोग देखते हैं पित्त रस, इसके दो भाग कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो एक जो इसका भाग है, एक भाग जो इसका है वो उसको हम लोग बोलते हैं, एक भाग को हम लोग बोलेंगे कार्बनिक और एक होता है अकार्बनिक। एक है कार्बनिक और एक है अकार्बनिक। अकार्बनिक, कार्बनिक क्या है और अकार्बनिक क्या है। तो कार्बनिक से दो चीजें निकलती है, एक पित्त लवण और एक पित्त वर्णक। कार्बनिक से क्या होती है, दो चीज निकल रही हैं, दो चीज आ रही हैं। अभी इन सारी बातों को हम जानेंगे, पित्त लवण, पित्त लवण और पित्त वर्णक, पित्त वर्णक। तो क्या होते हैं पित्त लवण और क्या होते हैं पित्त वर्णक, इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। पित्त लवण क्या होता है, पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि पित्त लवण क्या होता है। हम लोग जो भी भोजन करते हैं उस भोजन में आए हुए जितने सारे वसा होते हैं, जितने वसा के चीज लेंगे, जितने फैटी चीज खाएंगे, उन सारे वसा के बड़े बड़े अणुओं को क्या करता है पित्त लवण तोड़ता है और तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं में विभक्त कर देता है ताकि भोजन को डाइजेस्ट करने में आसानी हो। क्या बताया, क्या समझा, पित्त लवण क्या कर रहा है, भोजन में आए हुए वसा के बड़े अणुओं को तोड़ तोड़ के छोटे अणुओं में कन्वर्ट करता है ताकि भोजन को आसानी से पचाया जा सके या उस पे एंजाइम जाके काम कर सके, उस पे कोई एंजाइम जाकर काम कर सके। क्योंकि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं है, तो पित्त रस में जब एंजाइम नहीं तो काम होगा कैसे। तो पित्त लवण और पित्त वर्णक है ना, तो पित्त लवण क्या करेगा, पित्त लवण यही करेगा, एक तरह से वसा का पायसीकरण करेगा,
वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण का क्या मतलब हुआ? वसा के बड़े अणुओं को तोड़ तोड़ कर छोटे अणुओं में विभक्त कर देगा ताकि उस पे कोई एंजाइम जाकर काम कर सके। इतनी बातों को आप लिख लीजिएगा। वसा के पायसीकरण का मतलब अगर आप नोटबुक बनाते होइएगा तो नीचे लिख सकते हैं आप कि वसा के बड़े अणुओं को तोड़ तोड़ कर छोटे अणुओं में विभक्त किया जाना वसा का पायसीकरण कहलाता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पित्त वर्णक क्या होता है। पित्त लवण तो हम लोगों ने देख लिया। पित्त वर्णक क्या होते हैं? तो पित्त वर्णक जो होते हैं ये जनरली दो तरह से होते हैं। ये दोनों कौन कौन से होते हैं जरा उस पर हम लोग देखते हैं। ये दो तरह से जनरली होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग बिलीरुबिन और एक को कहते हैं बिलीवर्डिन। एक है बिलीरुबिन, अभी इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं क्या, बिलीरुबिन, और एक है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन तो क्या है बिलीरुबिन और क्या है बिलीवर्डिन, इनके बारे में जरा देखते हैं। जो पित्त वर्णक होता है जनरली बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो रूपों में क्या करता है, बट जाता है। और अगर इसकी मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने की वजह से इन दोनों की अगर मात्रा शरीर में बढ़ रही है तो इनकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, ये जाते हैं शरीर के दूरस्थ स्थानों पर, जैसे बाल हुआ, नाखून हुए, ऐसे जगहों पे जा करके, ये आंख हुआ, यहाँ का एरिया हुआ, ऐसे जगहों पे जा करके ये बैठ जाते हैं। और जैसे शरीर में किसी चीज की कमी हुई हमारे बैलेंस डाइट में, तो ये करते क्या है साहब लोग, ये करते क्या है, जमा होकर के वहां से एक्शन लेंगे और एक्शन लेके शरीर के चारों तरफ छा जाने का काम करते हैं। और जैसे ये छा जाते हैं तो पूरा शरीर पीला पीला हो जाता है और व्यक्ति पीलिया रोग से पीड़ित हो जाता है, यानी कि व्यक्ति को हेपेटाइटिस ई बीमारी हो जाती है। पीलिया रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो आप समझ सके होंगे मैं क्या बताया, कार्बनिक में पित्त लवण और पित्त वर्णक। पित्त लवण वसा का पायसीकरण करता है, वसा के बड़े बड़े अणुओं को तोड़ के छोटे अणुओं में विभक्त करता ताकि कोई एंजाइम काम करे। पित्त वर्णक जो होता है दो रूपों में होता है और ये नाखून हुए, आंख हुए, ऐसे जगहों पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जैसे हमारे शरीर की कमजोर स्थिति को देखते हैं, शरीर को पकड़ लेंगे, पीला कर देंगे, व्यक्ति पीलिया रोग से पीड़ित हो जाएगा। अब हम देखते हैं अकार्बनिक चीजें क्या है। अकार्बनिक जो चीजें हैं वो क्या है? तो जो अकार्बनिक चीजें हैं ये बहुत सारे भोजन में आए हुए अकार्बनिक चीजें उनको पचाने में सहायक कर रहे हैं, जैसे सोडियम। अभी हम लोग मिनरल्स पढ़ते हुए देखेंगे, खनिज जब पढ़ेंगे ना तो वहां हम लोग देखेंगे, जैसे सोडियम कार्बोनेट हुआ, सोडियम कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट हमने देखा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक सोडियम ग्लाइकोलेट करके होता है। अभी इसके बारे में हम लोग सब बातें पढ़ेंगे, ग्लाइकोलेट। तो इन सब की मिनरल्स पढ़ते समय हम इन बातों की बातचीत वहां करेंगे। मिनरल्स पढ़ते समय इन बातों पे हम चर्चा करेंगे। पित्त रस में जनरली आपको इतनी बातों को जानना है, पित्त रस में आपको जनरली इतनी बातों को जानना है। और यहाँ पीलिया रोग से संबंधित बातों को भी जान लेना है, पीलिया रोग काहे हो रहा है। और ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ है, वीडियो को रोक रोक के हमारी बातों को लिख लीजिएगा, काम आएगा। यहाँ नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप लिख लीजिएगा, काम आएगा। अब हम क्या किए, आपको ये पित्ताशय तो बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा हम जिक्र कर लेते हैं इस लीवर के बारे में, यकृति के बारे में। थोड़ी दो कदम हम चर्चा कर लेते हैं यकृति के बारे में। तो यकृति के बारे में क्या क्या देखना है, इन बातों को आप लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। दो कदम हम लोग देख लेते हैं यकृति के बारे में। लीवर के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लीवर, यकृति के बारे में जितनी बातें लिख रहा हूं उसको आप नोट करते चलिएगा, हमारे साथ ही नोट करते चलिएगा। सबसे पहली बात तो यकृति के बारे में ये जानना है कि शरीर की सबसे बड़ी, कोई पूछेगा वाह स्रावित ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी वाह स्रावित ग्रंथि मतलब नलिका नुमा संरचना जो एंजाइम छोड़ रहा है। तो वाह स्रावित ग्रंथि अगर कोई पूछेगा शरीर का सबसे बड़ा कौन है, तो आप एक शब्द में कहिएगा लीवर है।
एक शब्द में जवाब दीजिएगा लीवर है, यानी कि यह शरीर का सबसे बड़ा वाह स्रावित ग्रंथि है, वाह स्रावित ग्रंथि है। पहली बात ये जानना हम लोगों को। और वाह स्रावित ग्रंथि होने के नाते ये क्या करता है, यकृति जो यहाँ पित्त रस है, इस पित्त रस का निर्माण कौन करता है? और पित्त रस का निर्माण ये लीवर करता है, यकृति करता है, और निर्माण करके इसको क्या करता है, पित्ताशय में भेज देता है। और पित्ताशय क्या करता है, उसको संग्रहित करता है, कलेक्शन करता है, और कलेक्शन करके पित्ताशय क्या करता है, छोटी आंत को दे देता है, और छोटी आंत में वो जा करके भोजन को पचाते हैं। बात हमारी समझ सके होंगे आप। तो लीवर को हम क्या कहेंगे, लीवर क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण कौन करेगा, तो लीवर करेगा, और निर्माण करके क्या करता है, ये भेज देता है पित्ताशय को, और पित्ताशय क्या करता है, उसका संग्रहण करता है। मैंने ऐसा कुछ फिगर बनाया है, वहां पे जरा देखिएगा, ऐसा कुछ फिगर वहां बनाया था, ऐसा ही कुछ। तो ये है हमारा पित्ताशय, ये पित्ताशय है, और ये जो है हमारा लीवर है, ये वाला हिस्सा जो है ये लीवर है। तो लीवर क्या करता है, ये पित्त रस का निर्माण करता है, और निर्माण करके क्या करेगा, सारे पित्त रस को भेज देगा, और ये पित्ताशय क्या करता है, उस पित्त रस को इकट्ठा कर लेगा, और इकट्ठा करने के बाद सीधे भेज देगा छोटी आंत के पास भोजन को पचाने के लिए, छोटी आंत के पास भेज देगा भोजन को पचाने के लिए। तो पहली बात हम लोगों ने क्या जाना कि शरीर का सबसे बड़ा वाह स्रावित ग्रंथि है। दूसरी बात इसमें हम लोग क्या जानेंगे कि यह पित्त रस का निर्माण करता है, यह पित्त रस का निर्माण करता है। तीसरी बात लीवर में हम लोगों को क्या जानना है, पित्त रस का निर्माण हो गया, तो पित्त रस को संग्रहित कौन करता है, तो कहिएगा पित्ताशय करता है। पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसमें हम लोग ये जानना है, शरीर में जितने सारे विषैले पदार्थ होते हैं, उन सारे विषैले पदार्थ को अवशोषित कौन करता है, तो कहिएगा लीवर करता है। यानी कि यह शरीर के विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है। शरीर में जितने सारे विषैले पदार्थ हो उनको अवशोषण करता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है, वो लीवर यूरिया का संश्लेषण करता है। तो अगली बात हम लोग ये जानेंगे कि यह यूरिया का संश्लेषण करता है। साथ ही साथ एक बार सवाल पूछता है कि हमारे लीवर में कौन कौन से विटामिन का संचय करके रखा है। हमारा लीवर जो है किस किस विटामिन को संचित करके रखता है, तो शरीर में पाए जाने वाला जो विटामिन ए है और विटामिन डी है, विटामिन ए तथा डी को संचित करता है, संचित करता है, यानी कि संचित करके रखता है, फिर बॉडी को अगर जरूरत हुआ तो दे देगा। तो ये क्या है, लीवर के बारे में हम लोगों को, आप लोग इतनी बातों को याद रखिएगा। इसके अलावा भी एक दो बात हम लोग जानते हैं लीवर से संबंधित। लीवर जो है ये कई तरह के प्रोटीन जो होते हैं उनका निर्माण करता है, और कई तरह के प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। प्रोटीन पढ़ाते समय मैं बताऊंगा वो प्रोटीन क्या क्या है। जैसे हिपैरिन प्रोटीन जो है, उस हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है शरीर में, सवाल पूछे हुए हैं। तो शरीर में हिपैरिन जो प्रोटीन होता है, हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण शरीर के लीवर में होता है। तो हम लोगों को एक बात और जानना है कि यह मतलब लीवर, यह हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन पढ़ाते समय सब प्रोटीन के बारे में बताएंगे। क्या है हिपैरिन, यह हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, इसके अलावा हम लोगों को ये देखना है कि जो लीवर है ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। कौन कौन से प्रोटीन को, एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन और एक कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। इन दो प्रोटीनों का संश्लेषण शरीर में कौन करता है, तो कहिएगा लीवर करता है, लीवर। ये सब बातें याद रखिएगा। यानी कि अगली बात हम लोगों को ये जानना है
कि यह फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इन बातों को आप याद रखिएगा। हमने आपको क्या बता दिया? अग्नाशय से निकलने वाले अग्नाशय रस के बारे में बता दिया, पित्ताशय से निकलने वाले पित्त रस के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको लीवर के भी बारे में 4 कदम चर्चा कर दिया। अब हम पहुंचते हैं, क्या क्या बता दिया मैंने? इस अग्नाशय रस को बता दिया, पित्त रस को बता दिया। अब पहुंचते हैं छोटी आंत के रस के पास। तो हम लोगों के छोटी आंत में पाचन मैंने अभी बताया है। छोटी आंत में पाचन के लिए 3 जगह से रस आ रहे हैं, एक अग्नाशय रस, एक पित्त रस, एक छोटी आंत का रस। तो अग्नाशय रस को मैंने पहले बताया है, पित्त रस को मैंने इसके बाद बताया है, अभी जो बताया, और छोटी आंत के रस को हम बताने चल रहे हैं। जैसे बता देंगे छोटी आंत में पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसे इरेज करूं। अब हम लोग देखते हैं छोटी आंत के रस से संबंधित क्या है मामला, उन मामलों को सल्टाते हैं हम लोग। तो हम लोगों का अब आ गया हेडिंग, छोटी आंत। हेडिंग डालिएगा आप लोग, छोटी आंत का रस। सारे जैसे जैसे हेडिंग डाला के लिखवाते चलना, बिल्कुल ऐसे हुबहू नोट बनाइएगा। एक पैसा पढ़ने में समस्या होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि कौन मास्टर ऐसा बताया जिससे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गए। जरा मैं भी देख लूंगा एक बार। वैसे मैं चैनल के मास्टरों को बहुत कम देखता रहता, वैसे देखता नहीं। जब तक मैंने दिल्ली था तब तक धून के अध्ययन किया, पूरी दबा के जिंदगी में अध्ययन किया। खैर, इधर आते मुद्दे की बात करते हैं। छोटी आंत के रस के बारे में। छोटी आंत का जो रस होता है, छोटी आंत से निकलने वाला जो रस होता है, वो क्षारीय प्रकृति का वो भी होता है। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग नोट करेंगे, नोट करने वाली ही बात इसमें आएगी। छोटी आंत का रस, छोटी आंत का रस क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। पहला बात हम लोगों को ये जानना है। दूसरी बात समझने वाली है जो हम लोगों को जानना है, वो ये है कि जो छोटी आंत होती है, ये छोटी आंत ग्रहण किए हुए जो हमारे भोजन के बड़े बड़े अणु होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणु में तोड़ने का काम करता है। छोटी आंत का यही काम है, और तीनों को तोड़ करके क्या करता है? डाइजेस्ट करता है, पचाने में सहायता करता है। और ये छोटी आंत का रस कहाँ से निकल रहा है? तो मैंने बताया है इलियम में। इलियम जो है, डिओडिनम, जेजुलम, इलियम, 3 हिस्सा मैंने बताया था। तो जो इलियम हिस्सा है, उस इलियम हिस्से में बुनर्स ग्रंथि से निकलने वाली जठर रस होती है। तो छोटी आंत का रस क्या है? क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरी बात इसमें हम लोगों को क्या जानना है कि यह भोजन के मुख्य बड़े अणुओं को तोड़ता है, यानी कि छोटा करता है। तो बड़े मुख्य अणु कौन कौन से हैं? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा क्या है? प्रोटीन, और तीसरा क्या है? वसा। यही हमारे मुख्य भोजन होते हैं। तो इनको तोड़ के छोटे अणु में करेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा तो किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ेगा। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ेगा। प्रोटीन को किस में तोड़ेगा? तो कहेंगे अमीनो अम्ल में। 2 अमीनो अम्ल पेप्टाइन बंध के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अभी हम लोग प्रोटीन पढ़ते समय देखेंगे, पेप्टाइन बंध एग्जाम में पूछ चुका है कि पेप्टाइन बंध, प्रोटीन निर्माण में 2 अमीनो अम्ल का मिलना कौन सा बॉन्ड कहलाता है? पेप्टाइन बॉन्ड होता है, पेप्टाइन बंध। तो प्रोटीन क्या है? अमीनो, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया, ग्लूकोज में तोड़ दिया। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया, और वसा को क्या करेगा? वसीय अम्ल में तोड़ देगा, और तीनों
हमने बताया भोजन के 3 मुख्य अवयव हैं, तीनों को तोड़ के पचा दिया। इसीलिए यहाँ भी एक नोट की बात है साहब, और वो नोट की बात यह है कि छोटी आंत को पूर्ण रस कहा जाता है। छोटी आंत को पूर्ण रस कहा जाता है। जैसे हमने अग्नाशय पढ़ाते समय बताया, पूर्ण रस कहा जाता है। काहे पूर्ण रस कहा जाता है भैया? क्योंकि भोजन के जो मुख्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों को आसानी से पचा दे रहा है। अब बाकी पचा करके बचे हुए जो अवशोषित भोजन होते हैं, जितने सारे, उन भोजन को क्या करता है, छोटी आंत क्या करता है, पचा के सीधे बड़ी आंत को ट्रांसफर कर देता है, ये बड़ी आंत को दे देता है। यानी कि जितने सारे अवशिष्ट भोजन होते हैं वो पच के कहाँ चले गए साहब? तो चले गए बड़ी आंत के पास चले गए, तो बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है? बड़ी आंत, जब आहार नाल में पढ़ाया हूँ, तो आहार नाल पढ़ाने में बड़ी आंत से संबंधित जितनी सारी बातों को बताया हूँ, उन सारी बातों को यहाँ पाचन क्रिया से संबंधित डाइजेस्टिव ग्लैंड में अगर पेस्ट कर देंगे तो कोई भी बात गलत नहीं होगा। आप इसके पहले की वीडियो देखिएगा, डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के, वहां मैं बड़ी आंत के बारे में बताया हूँ। मैं ये बताया हूँ कि बड़ी आंत के जो होते हैं यहाँ मसल्स पाए जाते हैं, मसल्स यहाँ होते हैं, और ये मसल्स क्या करते हैं, बड़ी आंत के मैं यहाँ छोटा सा एक बड़ी आंत बना देता हूँ। सपोज करिए ये बड़ी आंत मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी आंत, यहाँ देखिएगा ये बड़ी आंत है, ठीक। यहाँ क्या होते हैं, सब मसल्स होते हैं यहाँ पे सब टोटल के टोटल मसल्स हैं। और ये मसल्स का काम क्या होता है साहब? तो जो आए भोजन के खनिज होते हैं, और भोजन में आए हुए जितने सारे खनिज होते हैं और जितने सारे पानी होते हैं, इन्हीं का अवशोषण का काम करते हैं, इनको अवशोषित करते हैं। ये जो मसल्स होते हैं, ये सपोज करिए मशीन है कपड़ा को पूरा बकायदे से पानी को सुखाने का, तो ये पकड़ के मसल्स मिनरल्स और वाटर को क्या करेंगे, नचोड़ के, और उसको क्या करेंगे, अंत में मल के रूप में भोजन को निकाल दिया जाता। तो जितनी सारी यहाँ बातें कब्ज से संबंधित रोग, हार्निया रोग, क्या क्या पढ़े थे, जितनी सारी चीजें मैंने बताया है, उस सारी अपेंडिक्स में भोजन चला जाएगा। तो आहार नाल का टॉपिक था, मैंने बताया था, सड़ेगा, गैस बनेगा, फटेगा, आदमी मर भी सकता। जितनी सारी बातें मैं बड़ी आंत में बताऊं, सारी बातों को आप नोट कर लीजिएगा। अगली जो हमारी क्लास लगेगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यूट्रिशन के साथ। आप लोग मेरे वीडियो के साथ जुड़िए, यूट्यूब चैनल के साथ, और देखिए अगर आप लोगों को जरूरत की चीजें अगर सच में दे रहा हूँ, और बार बार मैं आप लोगों को अगर ऐसे बता के मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों की चीजें क्लियर हो, ताकि किसी तरह का टेंशन ना हो। मास्टर आते हैं सब हवाई की बातें, दुनियादारी की दुनिया भर की करेंगे सब, टाई बेल्ट कोट पैंट चढ़ा लेंगे सब, और दादा हीरो की तरह बोलेंगे, लड़का बेचारा समझे या भाड़ में जाए, वो तो अपना बिजनेस करके निकल गया। तो मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं। मैं इसीलिए बार बार आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे सवाल आएंगे, इसलिए मैं बार बार निकाल कर रहा हूँ। जुड़िए चैनल से हमारे, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी मनोबल बढ़ती रहे साहब। जब मेरी मनोबल बढ़ेगी तभी आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, इसलिए थोड़ी मेरी भी हौसलाओं को बढ़ाइए आप। लेता हूँ आपसे इजाजत, बाय, बेस्ट ऑफ लक।